हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल उत्तराखंड एग्जाम अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम उत्तराखंड की हिस्ट्री सीरीज हमने स्टार्ट किया है। हमने आपको कत्यूर वंश बता दिया, चंद वंश बता दिया और एक एक चीज ऐसे बताई कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटेगा। तो आपने अब तक कितना सीखा? सिर्फ 3 वीडियोज हुई हैं। मेरी गारंटी है मैक्सिमम 8 से 10 वीडियो में ऐसी हिस्ट्री बता दूंगा उत्तराखंड की कि आपका एक भी क्वेश्चन पेपर में नहीं छूटने वाला। हर एक चीज कवर करेंगे, ठीक है? तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमारा मोटिव है ऐसा एग्जाम अड्डा बनाना जहां उत्तराखंड का हर एग्जाम कवर हो जाए। जितने स्टेट एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हर एक चीज यहाँ कवर किया जाएगा। तो बने रहना। आज हम स्टार्ट करेंगे पवार वंश। पवार वंश जैसे गढ़वाल का कुमाऊं का सबसे इंपोर्टेंट वंश चंद वंश है, ऐसे गढ़वाल का पवार वंश है। पवार वंश चंद वंश का संस्थापक कौन था? सोमचंद। ऐसे आप बात करेंगे पवार वंश। पवार वंश का दूसरा नाम था परमार वंश, ठीक है? माना जाता है उत्पत्ति एक बार वशिष्ठ और विश्वामित्र में किसी बात को लेकर युद्ध थे। युद्ध हो गया तो वशिष्ठ ने राजस्थान में माउंट आबू के ऊपर हवन कुंड से एक युवक का निर्माण किया, जिसे उन्होंने परमार नाम दिया। तो माना जाता है कि ये राजस्थान के माउंट आबू से आए हैं, ठीक है? और वहीं से परमार वंश की शुरुआत हुई, ठीक है? मध्य भारतकालीन भारत के अंतर्गत परमार राजस्थान के थार नगरी में राज करते कृष्णदेव राय के समकालीन। तो बेसिकली इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन जो पहला बना, ये कहाँ से है? राजस्थान के माउंट आबू के ऊपर से माना जाता है, ठीक है? तो इनका संस्थापक वेरी इंपॉर्टेंट नाम कनकपाल। कौन था संस्थापक? कनकपाल। परमार वंश का एक राजकुमार 888 ईस्वी में भारत में उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में आया था। जब चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी, ठीक है, चांदपुरगढ़ी के शासक भानु प्रताप ने अपनी बेटी की शादी कनकपाल से कर दी, ठीक है? तो चांदपुरगढ़ी का जो शासक था उसमें भानु प्रताप, उसने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी? कनकपाल से कर दी। कनकपाल कहाँ से आया था? आपको चारधाम यात्रा में घूमने आया था, ठीक है? कौन था? परमार वंश का था, ठीक है? और दहेज में चांदपुरगढ़ी का परगना दे दिया और कनकपाल अब यहाँ पे संस्थापक बना। उसने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ बनाई? चांदपुरगढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट। चांदपुरगढ़ी किसकी? पवार वंश की पहली राजधानी। चंद्रवंशी कौन थी? राजगंगा चंपावत। उनको कैसे मिली थी? उसकी भी कहानी बता दी। इसकी कहानी क्या है? ऐसे मिली थी। ये गणपति थे। कनकपाल था 36 पीढ़ियों के राजा, ठीक है? शासन केवल एक गढ़ तक। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक है, तो कनकपाल में इंपोर्टेंट याद रखना, संस्थापक है, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई चांदपुरगढ़ी। इसके बाद जो क्या है ना, इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आया, धीरे धीरे हम बताएंगे। एक कहानी है कि एक था सोनपाल। जो कनक माने भी आपने हिंदी पढ़ी होगी, मैं हिंदी भी आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि एक क्वेश्चन पेपर नहीं छूटे एक फॉर्मूला के बिना। आप कहोगे तो ही, अगर आज इस वीडियोस को अपने दोस्तों से शेयर करोगे, आप मोटिवेशन दोगे हमें, तो मैं ऐसे हिंदी बताऊंगा बिना सूत्रों के, बिना किसी चीज के एक भी क्वेश्चन आप गलत नहीं कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो बात करते हैं कनकपाल। आपको मैंने बता दिया। अगला मैंने बताया आपको सोनपाल। तो कनक और सोन, कुछ लोग कंफ्यूजन होते हैं, सोना ही का पर्यायवाची कनक है। अब देखो, सोनपाल जो था पवार वंश का संस्थापक, कुछ इतिहासकार द्वारा, क्योंकि इसे स्वर्णपाल भी कहते हैं, सोनपाल, स्वर्णपाल, कनकपाल, कुछ इतिहासकार कनकपाल को ही सोनपाल मानते हैं, ठीक है? तो अब याद रखना, अनंतपाल, ठीक है? इसमें क्यों बताया अभी अभी बाद में समझ आया। नानकी चंद का समकालीन था ये, जिसमें कुमाऊं में नानकी चंद था या अनंतपाल था। इसके समय अशोक चंद्र का आक्रमण हुआ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसके समय अशोक चंद्र का आक्रमण हुआ? अनंतपाल के समय, ठीक है? सोनपाल, अब आया सोनपाल जो अभी बताया था मैं। पवार वंश दो पार्ट में विभाजित हो गया, जो अभी मैं सोनपाल बताया था उसके वजह से। भिलंगना घाटी के इधर और जो था, इधर सोमवंशी राजा सोन भिलंगना घाटी की तरफ सोनवंशी राजाओं की राजधानी थी, ठीक है? सोन वंशों की, ठीक है? और कनकपाल चांदपुरगढ़ी ये किसकी थी? पवार वंशों की। जब सोनपाल भिलगाना घाटी गया, वहां खस राजाओं के राज था, इसने उनको हराया और अपने राज्य की स्थापना की। इसलिए अजय पाल का पूर्ववर्ती शासक भी इसको कहा जाता है, ठीक है? तो अजय पाल का पूर्ववर्ती शासक किसको कहा जाता है? सोनपाल को। क्योंकि अब अजय पाल का सबसे बड़ा वो नेता कहाँ बड़े होते हैं, क्या माना जाएगा? सबसे बड़ा भी अजय पाल होगा, ठीक है? अब आया लखनपाल, ठीक है? लखनपाल, इसको लक्ष्मण पाल भी कहते हैं, कुछ लखन पाल भी कहते हैं, ठीक है? फर्स्ट जिसकी ताम मुद्राएं मिली हैं कौन है? लखनपाल। लखनपाल ऐसा पहला बंदा है जिसकी ताम की मुद्राएं मिली हैं। स्वयं मुद्रा छापने वाला पहला शासक भी यही है। राजधानी भिलंगना घाटी थी इसकी, बताया था मैंने, एक तरफ भिलंगना घाटी पे था, एक तरफ कनक और चांचुगढ़ी वाला चला। प्रथम शासक था, स्वतंत्र शासक था भिलंगना घाटी का। तो इसकी उससे क्वेश्चन जो आता है, पहली ताम मुद्राएं जिसकी ताम मुद्राएं मिलती है, लखनपाल। और जो मेन था
आपको कनकपाल मैंने बता ही दिया। अब है अनंतपाल। इसकी जानकारी धारसील अभिलेख चमोली से मिलती है। राजधानी भिलंगा घाटी थी। फर्स्ट राजा जिसके अभिलेख भिलंगा घाटी से मिले अनंतपाल है, जिसके अभिलेख मिले हैं। अनंत से याद रखना, अनंतपाल जिसके पहले अभिलेख मिले। लखनपाल, लखन खुद लिखने वाला ऐसे याद रखो, जिसकी पहली बार मुद्राएं छपी, खुद छपवाई, क्योंकि लखन नाम से याद लिखने वाला होता नहीं है कहीं से भी, मैं सिर्फ याद कराने बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो जगतपाल, अपना एक ताम्रपत्र देवप्रयाग टीवी रघुनाथ मंदिर में दान दिया। स्वयं को ताम्रपत्र में इसने रजवाड़ गाया, ठीक है, रजवाड़ गाया किसने? जगतपाल ने अपने को स्वयं को क्या गाया? रजवाड़, ठीक है। चांदपुर गढ़ी की मैंने आपको फोटो दिखाना चाह रहा था, ठीक है। अब देखो अजयपाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 37वां माना जाता है हमारी, उसमें हम 7वां है, लेकिन ये 37 है। 1490 से 519, जिसमें कुमाऊं में क्या था? कीर्ति चंद्र था। सिकंदर लोधी का समकालीन, ये भी याद रखना। पवार वंश का वास्तविक संस्थापक, ये भी याद रखना, ठीक है। पवार वंश का संस्थापक कौन था? अभी बताया मैंने, ठीक है, कनकपाल। लेकिन माना किसको जाता है जो वास्तविक संस्थापक, उसको माना जाता है अजयपाल को, ठीक है। गढ़वाल का आदि पुरुष भी इसको कहा जाता है। बहुत ही न्याय और धार्मिक राजा था, क्यों था वो सब मैं बताऊंगा। इसको युधिष्ठिर भी कहा जाता है, ठीक है, न्यायप्रिय राजा होने का है। तो गढ़वाल का आदि पुरुष, गढ़वाल का युधिष्ठिर, बहुत ही न्यायिक धार्मिक राजा, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल का युधिष्ठिर किसे कहा जाता है? न्यायिक धार्मिक राजा। गढ़वाल का आदि पुरुष, वास्तविक संस्थापक, ठीक है। भाई मानसा की जो मानसा है, ठीक है, मानसा जानते होगे ना आप, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो, नहीं तो वो भी पढ़ा दूंगा। उसके दरबारी कवि थे भरत द्वारा, इनको क्या बोला गया? युधिष्ठिर कहा गया। 1490 में गद्दी पर बैठा। 1491 में कीर्ति चंद ने आक्रमण किया, अजयपाल हार गया। 1492 अजयपाल ने कीर्ति चंद पर आक्रमण किया, अजयपाल ने इस बार आक्रमण किया, अजयपाल जीत गया। कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला शासक, या चंदों पर आक्रमण करने वाला पहला शासक अजयपाल, ठीक है। कीर्ति चंद गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला फर्स्ट कुमाऊं शासक। कीर्ति चंद ने पहली बार अटैक करा था। कीर्ति चंद पहली बार हमला करने वाला गढ़वाल पे, और कुमाऊं पे हमला करने वाला अजयपाल। इसके बाद एक एक करके 52 गढ़ों को जीता, इसलिए कहलाया गढ़पाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको कहा जाता है? गढ़पाल, अजयपाल, जिसके नाम पे ही गढ़वाल बना। सोचो अजयपाल कितना बड़ा नेता है गढ़वाल का। देखो इसने बहुत महत्वपूर्ण गढ़ जीते, उसमें से कुछ था कोलीगढ़, वहां से इसने झगड़ सिंह के खिलाफ। नागपुरगढ़ नरवीर सिंह के खिलाफ, नरवीर सिंह के पास पारस मणि थी, बहुत पावरफुल। कंडारागढ़ जीता, रुद्रप्रयाग में कंडारागढ़ जीता। मेवाबगढ़ पौड़ी का जीता, असवाल जाति के थे। इसने अपनी राजधानी पहले चांदपुरगढ़ी से देवलगढ़ पौड़ी बनाई जीतने के बाद। उसके बाद 1570 में श्रीनगर बनाई। श्रीनगर में से इसने 11 बार आक्रमण किया। उसके बाद गढ़वाल को की दिल्ली कहा जाता था, श्रीनगर को क्या जाता था? गढ़वाल की दिल्ली भी कहा जाता है श्रीनगर, ठीक है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। सारे गढ़ जीतने के बाद यज्ञ महोत्सव आयोजन किया। 52 गढ़ों यज्ञ महोत्सव, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सारे जब जीत गए गढ़, उसके बाद 52 गढ़ों के शासकों को बुलाया, ठीक है। सिर झुकाकर अधीनता स्वीकार करने को कहा। सभी शामिल हुए, एक को छोड़कर। एक ने कहा मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। टीवी का उपपुगर, बहुत ये है भाई उपपुगर, दूसरा नाम उसका कप्पू चौहान था, क्या बंदा है, ठीक है। गढ़वाल का महाराणा प्रताप किसको कहा जाता है? उपपुगर कोई कहा जाता है, कप्पू चौहान कोई कहा जाता है। किसने कहा? किसने? उपपुगर ने। मैं पशुओं में शेर के समान हूँ, पक्षियों में गिद्ध के समान हूँ, ठीक है। किसी की अधीनता में स्वीकार नहीं करूंगा। कप्पू चौहान के लिए अजय, उसके बाद क्या हुआ? अजयपाल ने कहा इसका सिर ऐसे काटो कि मेरे पैरों पे गिरे, ठीक है। तो कप्पू की अंतिम इच्छा थी 5 मुट्ठी रेत खाने की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या थी? 5 मुट्ठी रेत खाने की। सिर भारी होने से सिर पैरों पर नहीं गिरा, ठीक है। और क्या हुआ? कप्पू चौहान का सर गिरा नहीं, तो ठीक है, क्या हुआ? उसके बिखर बिखर के छितरे हो गए। तो उसके बाद कप्पू चौहान के अजयपाल ने कहा वीर तुम जीते हमारे। इसके बाद सारी युद्ध अजयपाल त्याग देगा। जो उपगढ़ का कप्पू चौहान था, बहुत महान है। इसका एक सेनापति था देबू। उसने माँ उस कप्पू चौहान की माँ ने बताया था, देबू से कहा था कि मुझे बता देना अगर मेरा बेटा मर जाएगा मैं जौहर कर दूंगी। तो जौहर का शब्द भी आता है यहाँ से। इसने अजयपाल के समय, अजयपाल का आक्रमण हुआ। कप्पू चौहान भागा पर घिरा गया। देबू, ठीक है, जो मैंने कहानी बताई अभी। देबू ने माँ को बताया, माँ ने जौहर किया। कप्पू चौहान ने अधीनता स्वीकार करना से मना कर दी। युद्ध के बाद अजयपाल का हृदय परिवर्तित हो गया, इसलिए कहा गया गढ़वाल उत्तराखंड का अशोक। किसको कहा जाता है? अजयपाल को, ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था ना, तो आप अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है तो इसी तरह से इसका हृदय परिवर्तन हुआ, इसको इसलिए कहा जाता है अशोक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद गोरखनाथ पंथ की शरण में गया। कई धार्मिक कार्य किए, धार्मिक राजा के रूप में विख्यात हुआ। इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम उसके बाद धार्मिक किए, ठीक है। 3 चौकी बनाई पौड़ी में, लंगूरगढ़, मेहरबगढ़ और बुजुर्गगढ़ में। सैनिकों के वेतन के बदले दी जाने वाली यथेष्ट भूमि दी जाती थी। चंदों की इसने सौल सभा आयोजित की, उच्च ब्राह्मणों की सभा, दरबार में खान बनाने वाला अधिकारी, ठीक है। 1904 में तारद गिरोह द्वारा सौल सभा बनाई गई थी। कुल देवी जो थी चंदों की कौन थी? जिया रानी,
वाल्मीकि कौन है? राजराजेश्वरी। राजराजेश्वरी मठ की स्थापना की अजय पाल ने देवलगढ़ में। ठीक है, ठीक है, देवलगढ़ सत्यनाथ सिंह बाबा मंदिर बनवाया। शाब्दिक ग्रंथ गुरु गोविंद पंथ की शरण में इसने गया। तो अजय पाल को आदिनाथ भी कहा गया है। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों के कार्यों के कारण इसे महात्मा की उपाधि दी। सोचो, महात्मा, आदिनाथ, और अपना कितने बड़े बड़े नाम इनको दिए। अजय पाल को एक छत्र सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि सारे राजाओं, 52 करोड़ के राजाओं को एक छत्र के नीचे ले आया था। ठीक है, ये समय कल नहीं था, एक छत्र नीचे लाने का। अजय पाल दैदी तिप्त नक्षत्र राजा भी कहते हैं। ठीक है, इनकी 1519 में मृत्यु हुई। तो अजय पाल वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बता देता हूँ इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। वास्तविक संस्थापक, न्यायिक एंड धार्मिक राजा, युधिष्ठिर कहा जाता है, न्यायप्रिय राजा कहा जाता है, कुमाऊं पर आक्रमण करने वाला पहला शासक था, उत्तराखंड एक एक करके 52 करोड़ को जीता। ठीक है, इसलिए श्रीनगर जीतने के बाद श्रीनगर को इसने जब राजधानी बनाई, श्रीनगर को गढ़वाल की दिल्ली कहा जाता है। इसलिए यज्ञ महोत्सव हो रहा है, वहाँ कप्पू चौहान है। कप्पू चौहान का दूसरा नाम कुप्पूगढ़ है। ठीक है, उसने आपका कप्पू चौहान जो है, गढ़वाल का महाराणा प्रताप भी उसको कहा जाता है। उसने कहा, और साथ में कप्पू चौहान के अजय पाल ने कहा, वीर तुम जीते हमारे। उसके बाद आप गोरखनाथ मंत्री की शरण में गया। उसके बाद इन्होंने अपनी, और इनकी कुलदेवी राजराजेश्वरी है, आदिनाथ, महात्मा, एक सत सम्राट, देदीप्यमान, नक्सराज। राजराजेश्वरी माता की फोटो आपको मैं दिखा दी, कप्पू चौहान की दिखा दी। अब बात आई कल्याणपाल। ठीक है, अजय पाल का बेटा था, पहला शासक जिसने अपने नाम के पीछे सा लगाया। कुमाऊं में भी था, पता होगा तो। क्या पाल था, क्या था? बताया था मैंने, चंदों के बाद चंदों में। चलो, बताओ, चंदों ने लगाया था कुछ ऐसा नाम? नहीं लगाया था। गोसाई किसका बेटा था? अंधा था। कमेंट करना। ठीक है, कल्याणपाल। ठीक है, कल्याणपाल के ऊपर कहा जाता है, लेकिन आयोग मानता नहीं है कल्याणपाल। आयोग कहता है उत्तराखंड का जो है बलभद्रपाल शाह, वो पहला बंदा है। ठीक है, तो कल्याणपाल ने हालांकि लगाया था, लेकिन मानता नहीं आयोग, इसलिए मत मानना। अजय पाल का बेटा था, पहले शासक से नाम के पीछे शाह लगाया। अगर आपको वीरभद्र शाह मिलेगा तो वो लगाना, वो नहीं मिलेगा तो तब आप बलभद्र शाह नहीं मिलेगा तो कल्याणपाल लगाना। उसका सुंदरपाल, हंसपाल, ये सब है। विजयपाल, जिसने तिब्बत पर आक्रमण किया लेकिन हार गया। तो तिब्बत पे पहली बार आक्रमण किसने किया था? विजयपाल ने। आ सकता है, तो इसलिए याद रखना, मैं टिक कर रखा है। ठीक है, उसके बाद सहजपाल, कुमाऊं में जिसमें समकालीन भीष्मचंद्र के था, रुद्रचंद्र, बालो कल्याण चंद्र, उसमें सहजपाल था। इसने चतुर राजनीतिज्ञ कहा जाता है। वीर गुण सुगत प्रजा, प्रजा को सुख देने वाला शासक था ये सहजपाल। सहज से आता है, सहज हो जाना, मतलब जब जब कोई अच्छा बंदा होता है हम सहज हो जाते हैं ना, तो उससे याद रखना। ठीक है, बलभद्र पाल शाह, आपका अजय पाल दूसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? आपका बलभद्र पाल शाह था। ठीक है, इसकी इसको शाह की उपाधि देने वाला पहला शासक था बहादुर खान लोधी ने, इसको शाह की उपाधि दी। अकबर की विरोधी त्राई भाबर आकर रहने लगे, तो इसने पकड़कर क्या करा? अकबर को दे दिए। सो अकबर से कोई युद्ध इसका नहीं हुआ बलभद्र पाल शाह ने। ठीक है, इसके राम शाह भी कहते थे इसको, बलराम शाह भी कहते थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, बहादुर खान लोधी, राम शाह, बलराम शाह। 1591 में ग्वालदम के युद्ध में, ग्वालदम में बधान का युद्ध में एक कुमाऊं के साथ लड़ाई हुई थी। एक तरफ बलभद्र शाह थे, एक तरफ रुद्रचंद्र थे। बलभद्र बहादुर शाह, ठीक है, इनको इसलिए बहादुर शाह भी कहा जाता है, क्योंकि बहादुर खान लोधी ने इनको क्या दिया था? उपाधि शाह की दी, तो बहादुर शाह भी कहा जाता है। ठीक है, रुद्रचंद्र हार गया, बलभद्र जीत गया। इसे पवार वंशी भीम भी कहा जाता है। सोचिए, इतना पावरफुल माना जाता है इसको, पवार वंशी बलभद्र पाल शाह को। ठीक है, इसमें भी कुमाऊं को हराया था, रुद्रचंद्र को हरा दिया था। ठीक है, इसे पावार वंशी भीम कहा जाता है। दो बेटे थे इसके, मानसा और महिपति शाह। ठीक है, मानसा और महिपति शाह, याद रखना नाम। ठीक है, किसके? बलभद्र शाह के दो बेटे थे, मानसा और महिपति शाह। मानसा का बेटा हुआ श्याम शाह। ठीक है, ये भी याद रखना। देखो, मानसा 591 से 1611, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तिब्बत पर आक्रमण किया और तिब्बत से 1000 स्वर्ण कलश लाके मान बढ़ाया इसने, समझ वैसे। स्वर्ण कलश दापा से लाके गौरीमठ रुद्रप्रयाग में स्थापित किए। स्वर्ण कलश के लालच में लक्ष्मी चंद ने आक्रमण किया है, 8 की बार में जीता। सोचो, कुमाऊं से लगातार हमले हुए कि हमें चाहिए स्वर्ण, और 8 की बार में जीत दिया कुमाऊं। ठीक है, जीतू बगवाल इसके समय में एक पवानी गाने वाला, गाना गाने वाला, वीर गाथाओं की गाने के बारे में गाने वाला, तो आता है जीतू बगवाल के बारे में, तो याद ना, पवानी गाने वाला। किसके समय? मानसा के समय। ये मानसा के दरबार में फौजदार के पद पर था। किसके पद पे था? फौजदार के पद पर। ठीक है, देखो, मानसा मानसा के समय इंडिया में कौन था? जहांगीर। मानसा का भरत कवि, राजकवि और पुस्तक। ठीक है, ठीक है,
जहांगीर के बारे में भी आप जानते हो, जहांगीर विनोद पुस्तक में है मतभेद, ठीक है। अब देखो मानवोदय काव्य जो किताब है, पहली पुस्तक जो पाल वंश की जानकारी कौन सी देती है, मानवोदय काव्य ऐसी किताब है, जो पहली किताब है जो पुस्तक जो पाल वंश को जानकारी देती है। इसके दरबार में एक अंग्रेजी यात्री आया, विलियम फिंच आया। उसकी बुक है द अर्ली ट्रेवल इंडिया बाय फोस्टर, ठीक है। उसमें पता चला है कि विलियम फिंच भारत आया था, उत्तराखंड आया था, और किसके उसमें आया था, मान सिंह के उसमें। कर्ण ने राजा बलि से इसकी उपाधि करी दी गई, इसलिए कहा मैंने कि याद रखना मानसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या लाया था, 1,000 स्वर्ण कलश लाया था। उसके बाद कन्या राजा बलि से दानवीर था, एक कन्या राजा बलि से इसकी उपाधि दी गई। 1608 में द्वीपराग में क्षेत्रपाल मंदिर का अभिलेख मानसा के द्वारा किया गया। इसका सेनापति नंदी चंपावत पर अधिकार किया उसने। इसी मानसा ने हरिद्वार शहर की नींव रखी, वेरी इंपॉर्टेंट। मानपुर नगर अलकनंदा नदी के किनारे बसाया, राजधानी बनाई अपनी। मानपुर क्या बनाई, अपनी राजधानी बनाई, अलकनंदा नदी की राजधानी बनाई, ठीक है। इसके 4 अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा है जिसके अभी 4 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, वो भी मानसा है। मानसा में अभिलेख प्राप्त हो, याद रखना। हरिद्वार की नींव रखी, कर्ण राजा बलि से इसकी उपाधि दी गई। मानवोदय काव्य पहली किताब है जो पवार वंश के बारे में बताता है। इसी समय जीतू बग्वाल पहाड़ी गाने वाला था, जो फौजदार के रूप पद पर था, ठीक है। अब देखो, अब आया श्याम शाह, फर्स्ट पवार शासक। आगरा से मैं जहांगीर से मुलाकात की, तो पहला पवार शासक जिसने आगरा में, जिसने मुगलों से मुलाकात की, वो कौन था, जहांगीर से मुलाकात की आगरा में की, कौन था, श्याम शाह। इसके शासनकाल में जानकारी हम मतलब किसने कैसे पता चला हमें जहांगीर से मुलाकात, जहांगीर नामक जो जहांगीर जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी उसमें लिखा गया है। इसी के समय जहांगीर हरिद्वार यात्रा पे आया। इसने शिरोमणि ग्रंथ की भी रचना की, ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। इसके शासनकाल पर लक्ष्मी चंद्र का बेटा त्रिमल चंद इसकी शरण में आया, ठीक है, बताया थी मैंने वहां कहानी। तो लक्ष्मी चंद्र का बेटा त्रिमल चंद इसकी शरण में आया, और इसके इनके जो राजगुरु था वो शंकर देव था। श्याम शाह 60 रानियां थी, इसकी कोई बेटा नहीं था। तो श्याम शाह के कहने पर गुरु ने स्थापत्य कला तो इसने क्या कहा कि इसके गुरु ने बताया कि आप ऐसा करो, वास्तु शिरोमणि की रचना करो कि आपके बेटा हो जाएगा, लेकिन फिर भी बेटा नहीं हुआ, ठीक है। 60 सोचो रानियां होने के बाद भी इनका कोई बेटा नहीं हुआ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कोई बेटा नहीं था इनका, ठीक है। अतः इसने अपनी स्मृति के लिए श्याम शाही बाग की स्थापना, श्रीनगर पौड़ी में श्याम शाही बाग, उसने कहा बेटा तो है नहीं कुछ, तो मेरे नाम का हो, तो श्याम शाही बाग इसने बनाया। 2 पादरी भी इसके समय आए, 2 जेजुएट पादरी इसके समय आए, ठीक है। इसकी मृत्यु के बाद इसकी 60 रानियां सती होगी। सती प्रथा के प्रमाण भी हमें श्याम शाह से मिलते हैं, ठीक है, इसी शासनकाल से मिलते हैं। इसके शासनकाल में महीपति शाह ने श्रीनगर में किशोरी मठ की स्थापना की। श्याम शाह को विलासी राजा की उपाधि दी थी, विलासी था बेचारा, रोज ही नई नई 60 बीवियां थी, विलासी तो हो गई। तो जो कि जहांगीर द्वारा श्याम शाह को घोड़ा और हाथी प्रदान करने का भी उल्लेख मिलता है। तो घोड़ा हाथी किसको प्रदान किया था, जहांगीर ने इसी को प्रदान किया था, ठीक है। अब आया महीपति शाह। अब उसका बेटा तो था नहीं श्याम शाह का, कौन बनेगा राजा, श्याम शाह का चाचा, सबसे अधिक उम्र 48 उम्र में राजा बना। अक्खड़ राजा था, शाहजहां से दुश्मनी थी, शाहजहां ने इसे अपनी अधीनता स्वीकार करने को बोला, परंतु इसने स्वीकार नहीं की, ठीक है। इसलिए इसे मुगल इतिहासकार ने अक्खड़ राजा कहा, माँ प्रचंड प्रचंड प्रशासक कहा, ठीक है। तिब्बत पर आक्रमण किया, जीता 3 बार किया इसने तिब्बत पर आक्रमण। सेनापति था इसका माधो सिंह भंडारी। आक्रमण के दौरान इसने नाग साधुओं, देखो बंदा ने क्या कर दी, इसने नाग साधुओं की हत्या कर दी, ठीक है। और रोटी सूची प्रथा भी इसने चलाई थी महीपति शाह ने, महान तो नहीं था ये, ठीक है। अक्खड़ था, क्योंकि 48 साल का था, सोचता मैं किसके सामने क्यों झुकूं, तो मुगलों के सामने भी नहीं झुका, अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने क्या किया, जब वहां गया, दापा में गया था हमला करने, इसने नागा साधुओं की हत्या कर दी, ठीक है। हमेशा शत्रुओं से जूझता रहा, इसलिए गर्व भंजन की उपाधि भी इसको मिली। देखो दापा जीतने के 3 कारण थे इसके पास। एक इसका माधो सिंह भंडारी, जिसको गर्व भंजक भी कहा जाते हैं, महीपति शाह ने उपाधि दी थी उसको, ठीक है। नर के श्री माधो सिंह भी कहते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट था माधो सिंह भंडारी। एक था इसका लोधी रिखोला, ठीक है, मतलब रखवाला, रिखोला मतलब रखवाला, इसका रखवाला करता था महीपति शाह का, ठीक है। लोधी रिखोला एक माधो सिंह भंडारी, जो इसका क्या था, गलभंजक तरीके से था, पूरी रक्षा करता था। लोधी रिखोला जो इसकी रखवाली करता था। एक था बनवारी दास राजनीतिज्ञ। तो बनवारी दास जो था राजनीति था, बहुत चालू था, उसने भड़काया राजा को, ठीक है। और राज की ये तुम्हारे खिलाफ क्या कर रहा है, लोधी रिखोला तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो महीपति शाह ने उसकी हत्या कर दी, बताओ, जो रखवाला था उसकी हत्या कर दी। तो नाग साधुओं और रिखोला की हत्या के बाद पछतावा, उसके बाद में बता रही मैं तो गलत कर दिया, नाग साधुओं की पहले हत्या की थी, अब रिखोला की हत्या कर दी। तो ऋषिकेश के भरत मंदिर गया, तो पूरा कौन ऋषिकेश के भरत मंदिर गया, महीपति शाही गया, ठीक है। तो वहां जाके पुरोहित ने इसको 3 मार्ग बताए, अब तुम्हारा पछतावा हो गया, गलत काम तो तुमने कर दिया, 3 चीज करनी पड़ी। पहला, पीपल के वृक्ष के बीच में छेद करके पानी भरो और तपस्या करो, लेकिन बहुत टफ। दूसरा कहा, गर्म सोना पी जाओ,
बच नहीं सकता इंसान। तीसरा बोला युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाओ, इसने तीसरा रास्ता चुना और जबरदस्ती 1634 में कोसी का युद्ध लड़ा। उसमें तिमल चंद और महीपति शाह, वहां से तिमल चंद था कुमाऊं से, और गढ़वाल से महीपति शाह था, और ये मर गया, इसने मृत्यु ले ली क्योंकि मरने के लिए युद्ध लड़ा था। तो इसलिए इसको कुमाऊं का बुद्ध भी कहा जाता है, कुमाऊं का बुद्ध, जबकि गढ़वाल का महीपति शाह, लेकिन कुमाऊं का बुद्ध कहा जाता है। इसकी पत्नी का नाम था मथुरा बैरागी, बेटा का नाम था गजय सिंह, पति शाह। महीपति शाह के समय अंग्रेज यात्री एंड्राडे अजबेडो प्लस उसका सयाती मार्क्सिस्ट भारत आया। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है ईसाई धर्म के प्रचार के लिए किसके समय भारत आया, तो इसी के समय भारत आई। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका पृथ्वीपति शाह। कौन राजा बनेगा? पृथ्वीपति शाह। देखो, अब पृथ्वीपति शाह तो बच्चा है, छोटा। ठीक है, तो 1634 से 40 तक 6 साल रानी कर्णावती का शासन होगा। पृथ्वीपति शाह जो था 3 साल का छोटा बच्चा था। ठीक है, तो रानी कर्णावती में मुआलिशु महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया इन्होंने। रानी कर्णावती उनको संभालेगी। रानी कर्णावती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ध्यान से सुनना। रानी कर्णावती ने मुआलिशु महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती। रानी कर्णावती ने मुगलों के साथ बहुत लड़ाई की, मुगलों को बहुत नाक काटी, इसलिए नाक काटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है, मोटल चट्टी के युद्ध में इसने क्या करी थी, नाक काटी मुगलों की। कर्णावती की तुलना मराठों की रानी ताराबाई से भी की जाती है। रानी कर्णावती का नाक काटी रानी मराठों की रानी ताराबाई से भी कहा जाता है, क्योंकि गोलकुंडा का शासक क्या था, दलपति। ठीक है, 4 साल बाद मर गया था, तो बेटा श्री नारायण, ठीक है, पत्नी दुर्गावती उसकी संरक्षिका बनी थी, तो इसीलिए इसको गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से भी कंपेयर किया जाता है। गढ़वाल की ताराबाई, ठीक है, मराठों की रानी ताराबाई से कंपेयर करके गढ़वाल की ताराबाई हो गई है। गोलकुंडा की रानी दुर्गावती से कंपेयर किया जाता है, तो इसलिए गढ़वाल की दुर्गावती भी कहा जाता है। पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक हुआ 1640 में, जब वो 7 साल का था। ठीक है, रानावती कर्णावती का नाम शाब्दिक ग्रंथ में भी आता है। ठीक है, कौन से ग्रंथ में इसके बारे में बताया जाता है, शाब्दिक ग्रंथ। ठीक है, पृथ्वीपति शाह का राज्याभिषेक कितने साल में, और 7 साल में। मुगल चुक्ति का युद्ध का विवरण बताया जाता है। मुगल दरबार के राजकीय विवरण हासिल उमरा में भी बताया जाता है। अब देखो क्या हुआ। ठीक है, ये थी रानी कर्णावती। देखो, ठीक है, अब मैं कुछ बता रहा हूँ, सुनो। देखो, एक तरफ सिरमौर में था मनघाटा प्रताप, राज कर रहा था। सिरमौर, एक तरफ सिरमौर है, वहां पे आपका मनघाटा प्रताप है। दूसरी तरफ पृथ्वीपति शाह है। वहां चतुर्भुज सिंह और शाहजहां का जो सामंत था ना, चतुर्भुज सिंह, वो राज कर रहा था। एक तरफ था बाज बहादुर चंद कुमाऊं में। ठीक है, तो क्या हुआ, लड़ाई हुई। ठीक है, दापा में तुमुल का युद्ध हुआ। छोटा चीन का युद्ध भी कैसे, माधो सिंह भंडारी इसमें मारा गया। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद संधि हुई, घटकोले की संधि हुई, क्योंकि इसमें ये पृथ्वीपति शाह हार गया। तो पृथ्वीपति शाह जो था 1656 में शाहजहां का अंतिम युद्ध भी कहते हैं। बलभद्र शाह के समय में मुगलों और पवारों के बीच राजदूत भेजने की प्रथा शुरू हुई थी। इसलिए शाहजहां ने किलत खां भेजा था, जिसका अपमान होने पर खलीलुल्लाह के नेतृत्व में शाहजहां ने युद्ध किया। ठीक है, अब निष्कर्ष देखो। देखो, 1640 में पृथ्वीपति साहब ने अटैक किया सिरमौर में, जो मैं बता रहा था, आप एक तरीके से कहानी याद रखो। देखो, 1640 में पृथ्वीपति शाह ने अटैक किया सिरमौर में। मनघाटा प्रताप वहां पे राजा थे और जीत गया पृथ्वीपति शाह। तो घटकोली की संधि हुई 1640 में। मनघाटा ने अधीनता स्वीकार कर ली। तो जो सिरमौर का राजा था मनघाटा, उसने कहा कि मैं अधीनता स्वीकार कर लूंगा। 1640 में शाहजहां ने अपना राजदूत खिलत खां भेजा अधीनता स्वीकार करने को। पृथ्वीपति शाह ने बेइज्जती करी, शाहजहां गुस्सा हो गया। ठीक है, 1640 में पृथ्वी शाह ने अटैक किया दापा पे। तुमल छोटा चीन का युद्ध भी कहते हैं इसको। तो माधव सिंह की भंडारी की हत्या कर दी गई। दापा की तरफ से बाज बहादुर चंद ने इस युद्ध में लड़ा था। ठीक, पृथ्वीपति शाह भाग गया। शाहजहां और ठीक है, शाहजहां ने चतुर्भुज सिंह को गढ़वाल का सामंत नियुक्त कर दिया। पृथ्वीपति शाह भाग गया, तो शाहजहां ने किसको नियुक्त कर दिया, चतुर्भुज सिंह को गढ़वाल का सामंत नियुक्त कर दिया। पृथ्वीपति शाह चतुर्भुज को हराकर पुनः गद्दी पर बैठ गया। 1655 में बाज बहादुर की सहायता से खलीलुल्लाह के नेतृत्व में शाहजहां ने पुनः आक्रमण किया। ठीक है, बाज बहादुर की मदद से। ठीक है, चंद्रवंश का राजा। मुगल बादशाह दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया। अब बाद में क्या हुआ, मुगल बादशाह जब दारा शिकोह का बेटा था, पुत्र था सुलेमान शिकोह, पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया। 2 चित्रकार भी आए। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल बादशाह दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह पृथ्वीपति शाह के दरबार में आया। कुमाऊं में भी सोचा था उन्होंने कि वहां गया, लेकिन यहाँ आया था। ठीक है, 2 चित्रकार भी आए थे, श्यामदास और हरदास। मौलाराम इन्हीं के वंशज है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों याद रखना, श्यामदास हरदास। औरंगजेब ने पृथ्वीपति शाह को पत्र लिखकर सुलेमान शिकोह मांगा। औरंगजेब ने कहा कि दे दो भाई मेरे को। पृथ्वीपति शाह ने मना कर दिया। फलस्वरूप 1659 में औरंगजेब का प्रथम आक्रमण पृथ्वीपति शाह पे होगा। औरंगजेब ने जय सिंह को गढ़वाल भेजा अपनी तरफ से। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के मंत्री और रसोइयों के साथ मिलकर सुलेमान शिकोह को मारने की योजना बनाई, लेकिन पृथ्वीपति शाह को पता चली।
ठीक है, पृथ्वीपति शाह ने अपने मंत्री की हत्या कर दी, अतः जय सिंह वापस आ गया। ठीक है, इसके बाद औरंगजेब ने राम सिंह को, जो जय सिंह का बेटा था, सुलेमान सिंह को पकड़ने भेजा पृथ्वी से। तो फिर अब उसने अपने बेटे को भेजा कि जाओ पकड़ के लाओ उसको। ठीक है, सुलेमान सिंह को पृथ्वीपति शाह के बेटे ने, मेदिनी शाह ने मदद कर दी। बताओ, बाप बचाए जा रहा है लेकिन बाप बेटे ने मदद कर दी। मेदिनी शाह ने मदद कर दी सुलेमान सिंह को की, और उनको सौंप दिया, औरंगजेब ने हत्या कर दी। तो मेदिनी शाह को पृथ्वी शाह ने, जो मेदिनी शाह उसका बेटा था, और उसको निकाल दिया राज्य से। मजा आ रहा होगा कहानी सुनने में। एक एक चीज आपको मैं ऐसे बता रहा हूँ, रटा कुछ नहीं रहा। ठीक है, 5 जून 1661 को औरंगजेब ने सुलेमान सिंह की हत्या कर दी। ठीक है, पृथ्वीपति शाह को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि पृथ्वीपति शाह ऐसा बंदा था जो अतिथि और भव नीति पे काम करता था। उसने अपने बेटे को ही निकाल दिया। ठीक है, पृथ्वीपति शाह पहला ऐसा शासक था जिसने तराई की ओर भी रुख दिया। अपनी द्वितीय राजधानी तराई, इसने कहा तराई की तरफ भी जाना चाहिए, तो राजगढ़ी को अपनी राजधानी बनाया। देहरादून में पृथ्वी पर शहर बसाया। ठीक है, यहीं से सती पिता के प्रमाण भी मिलते हैं। बाद में इसका विरोध हुआ, मुगल युवराज सुलेमान सिंह का संरक्षण इसने दिया, मंत्री की हत्या। ये प्रजा की, देखो, तो प्रजा में इसका विरोध होने लग गया। किसका? पृथ्वीपति शाह का, कि इसने अपने पोते, तो इसने क्या किया, अपने पोते फतेहपति शाह को गद्दी पे बैठा दिया, क्योंकि बेटा जो था इसका मेदिनी शाह, वो तो भाग, इसने अपने निकाल दिया था अपने राज्य से, तो अपने फतेहपति शाह को अपना शासक बना दिया। शिवाजी और गोविंद की तरह फतेहपति शाह का घोड़े पर बैठा हुआ चित्र मिलता है। इंपॉर्टेंट है, किसका? शिवाजी और गोविंद की तरह मिलता है, फतेहपति शाह का। चित्र के नीचे उम्र 33 वर्ष लिखी है। देखो, घोड़े में बैठा हुआ चित्र मिलता है फतेहपति शाह का। आपको मैंने पूरी फोटो भी निकाली है। ठीक है, रानी कर्नावती मैंने बता दिया। देखो, फतेहपति शाह राज करेगा, लेकिन क्या है, बच्चा है। मेदिनी शाह का पुत्र है, पृथ्वीपति शाह का पोता है। शासक बनने के समय छोटा था, पृथ्वीपति शाह इसका संरक्षक बनेगा। बाद में जब वो बहुत बीमार हो जाएगा लास्ट में, तो किसको, तो क्या बना देगा, कठौती रानी, जो सिरमौली की रानी को इसका संरक्षक बनाएगा। किसको बनाया? फतेहपति शाह के संरक्षक कौन बनेगी? आपकी कटौची रानी, या कठौती रानी। वो अपने साथ 5 भाइयों को भी अपने साथ लाई थी। पंच कठौच कहा जाता था। वही खत्म करेंगे पालवंश को। फतेहपति शाह का संरक्षण 2 लोगों ने किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2 लोगों ने किया, रानी कर्नावती, पहले तो पृथ्वीपति शाह ने किया, उसका रानी कर्नावती ने किया। इन्होंने गढ़वाल में अराजकता फैला दी। इन्होंने पंच कठौचों ने, 5 भाई आए थे उसके, और क्योंकि यहाँ शासन करना चाहते थे, पंच कठौच ने 2 कर लगा दिए। ठीक है, एक चुल कर और एक सुप्ता कर। परिवार पर लगने वाला को कर को चुल कहते थे, और सुप्ता कर क्या था? अनाज पर लगने वाला कर। फतेहपति शाह का जो मंत्री पुरिया नैथानी था, एक फतेहपति शाह का मंत्री था पुरिया नैथानी, उसने इन पंचकटौच की हत्या कर दी, क्योंकि बहुत परेशान कर रहे थे वहां। ठीक है, औरंगजेब से मिला और इनकी हत्या कर दी। जजिया कर गढ़वाल में समाप्त कर दिया, जो जजिया कर लगाता था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के शासनकाल से शुरू हुआ था वो लगना। ठीक है, जजिया कर, तो इसने हटवा दिया। और चुल का और सुप्ता का किसने लगाया था? ये जो पंचकठौती ने लगाया था, इसने हत्या कर दी पुरिया नैथानी ने। फतेहपति के शासनकाल में सर्वाधिक आक्रमण हुए, फिर भी इसके शासनकाल को गढ़वाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया? फतेहपति शाह ने गढ़वाल में जजिया का समाप्त हुआ इसके काल में। गढ़वाल में इसके नवरत्न थे, कवि प्रेमी था, चित्रकला प्रेमी था, इसके इसलिए प्रेमानुरागी भी कहा जाता है। मौलाना राम ने इसे प्रीतम शाह भी कहा है। ठीक है, फतेहपति शाह प्लस गोविंद सिंह बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फतेहपति शाह गुरु गोविंद सिंह बहुत अच्छे थे, दोस्त थे, तो वो अपनी बेटी का शादी इनसे कराना चाहते। गुरु गोविंद सिंह से शादी करने से मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया। इसने फतेहपति शाह को गज सेना देने से मना कर दिया। ठीक, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। उनके पास क्या थी? गज की सेना थी, उन्होंने मना कर दिया। तो भंगोरी का युद्ध हुआ, दोस्ती का युद्ध उनके बीच। गुरु गोविंद सिंह और दूसरी तरफ कुमाऊं का भीमचंद, और यहाँ से फतेहपति शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट युद्ध है भंगोरी का युद्ध। युद्ध निर्णायक नहीं हुआ, कोई युद्ध में निर्णायक नहीं आया। गुरु गोविंद की विचित्र नाटक से इसके बारे में पता चलता है, भंगोरी का युद्ध के बारे में। उसका दूतातली का युद्ध हुआ अगले साल। उसमें एक तरफ था फतेहपति शाह, एक कुमाऊं से था ज्ञानचंद। गुरु गोविंद सिंह गढ़वाल के पौंटा साहिब में आए थे। फतेहपति शाह को की बेटी का विवाह बिलासपुर भीमचंद के राजा भीमचंद प्लस गुरु गोविंद सिंह शत्रु भीमचंद से करा दिया गया। बताओ, शत्रु से करा दिया, लेकिन अपने दोस्त से नहीं कराया। राजा भीमचंद प्लस गुरु गोविंद सिंह क्या थे? शत्रु थे। फतेहपति शाह के देखो कवि भी थे कुछ इंपोर्टेंट, एक था मतीराम, एक था रतन कवि, एक भूषण कवि। देखो, मतीराम जो था, इसने फतेहपति शाह के काल को स्वर्णिम काल कहा। ठीक है, फतेहपति शाह की तुलना शिवाजी से की। 2 पुस्तकें भी लिखी फतेहपति शाह को समर्पित, हृदय सांग पिंगल और वितय कौमुदी। ठीक है, ग्रंथ लिखा एक रस राज ग्रंथ। ठीक है, मंगत राय मौला राम के पिता को भेंट की। ठीक है, फतेहपति शाह को रतन कवि और छेमराज भी कहा गया है। ठीक है, देखो रतन कवि, फतेहपति शाह बाय रतन कवि। जो रतन कवि थी, उन्होंने पुस्तक लिखी फतेह प्रकाश। फतेहपति शाह को निम्न नाम से संबोधित किया उसने: सील का सागर, हिंदुओं का रक्षक, उद्दंडों का दंड करने वाला,
सोचो, फतेहपति शाह था, उद्दंड को दंड देने वाला, हिंदुओं का रक्षक, शील का सागर। तो ठीक है, भूषण कवि, उसने फतेह शाह कर्ण ग्रंथ में जटाबाई जटाशंकर जटाकर उसमें लिखी है पुस्तक, ये भी आपके पंडित चक्रधर के शास्त्री के वेधशाला पुस्तकालय में है। ठीक है, गुरु रामराय का देहरादून आगमन फतेहपति शाह के राम, गुरु रामराय जो यूनिवर्सिटी है, ठीक है, आपने सुना होगा देहरादून, तो इसी के समय में वो आया, फतेहपति शाह के समय। झंडा मेला इन्हीं के नाम पर शुरू हुआ, किसके, फतेहपति साहब। ठीक है, झंडा दरबार गुरुद्वारा मुगल मुगल शैली का है, ठीक है। फतेहपति शाह के आप दो बेटे हुए, उपेंद्र शाह और दिलीप शाह। दिलीप शाह सबसे छोटा शासनकाल माना जाएगा, बीमार हो जाएगा वो, ज्योतिष ने कहा जब तक इस फतेहपति शाह की संतान बैठेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, उसका बेटा प्रदीप शाह बनेगा बाद में। उपेंद्र शाह बीमार हो गया 9 माह तक, ठीक है, उसके बाद मृत्यु होगी। देखो, भीमचंद फतेहपति शाह से कहता है कि गुरु द्वारा दिया त्योहार लौटा दो, फलस्वरूप भमोरी का युद्ध हुआ। ठीक है, कारण भीमचंद और गुरु का चोटा में शिकार सिंह का प्रसिद्ध पाना। फतेहपति के समय सिरमौर का राजा था मेदिनी प्रकाश। ठीक है, दोनों में सुलह कराई, मदद की गुरु गोविंद सिंह ने, कल्याण चंद से। अब देखो अगला राजा कौन बनेगा, प्रदीप शाह। कौन है प्रदीप शाह, फतेहपति शाह का पोता। ठीक है, प्रदीप शाह थोड़ा लंबा है बट पूरा पवार वंश में सार रहा हूँ, एक ही वीडियो में आपको पूरा बता दूं। अब फतेहपति प्रदीप शाह, ठीक है, कल्याण चंद फोर्थ उस समय कुमाऊं में राजा का था, सबसे लंबा शासनकाल इसके समय था। कुमाऊं प्लस गढ़वाल के शासकों ने मिलकर कटियारों का इसने दोनों ने मिलकर कटियारों का सामना किया इसके समय में। नजीब खां का आक्रमण हुआ, बाद में प्रदीप शाह ने अपनी सेकंड राजधानी धुमावाला देहरादून बनाई। ठीक है, इसके समय राजकवि मेघागर शर्मा ने पुस्तक प्रदीप रामायण लिखी। प्रदीप शाह ने मौलाराम को संरक्षण दिया। मौलाराम को क्या दिया इसने, इसका दरबारी कवि कौन था, एक क्वेश्चन आता है, प्रदीप शर्मा का दरबारी कवि कौन था, मौलाराम। ठीक है, चंद्र डंगवाल प्रदीप शाह के दरबार में था, इसने श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर का निर्माण किया। देखो मैंने दिखा रखा आपको, श्रीनगर में मंगलेश्वर मंदिर किसने बनाया, इसने बनाया। ठीक है, यहाँ प्रदीप शाह था, वहां कल्याणचंद फोर्थ था। ठीक है, रोहले आक्रमण के समय रोहले जीते तो संधि हुई, 3 लाख का भुगतान प्रदीप शाह ने कर, प्रदीप शाह ने किसने किसने इसने कितना भुगतान किया, 3 लाख का प्रदीप शाह ने भुगतान किया। उसका ललित शाह बेटा, ठीक है, कोई इसको मोहन चंद भी कहता है। ठीक है, नहीं सॉरी, मोहनचंद कुमाऊं में था, और यहाँ पे ललित शाह को भी कहता है, क्या बोल रहा हूँ। 1679 में बगवाली फोकर का युद्ध हुआ मोहनचंद और ललित शाह के बीच में। ठीक है, सिख का आक्रमण इसके हुआ, भुगेल सिंह ने, उसकी मृत्यु मलेरिया से हुई, इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। उसके बाद बना जयकृत शाह, कुमाऊं में प्रद्युमन चंद था। ठीक है, जयकृत शाह प्रद्युमन चंद को सौतेले भाई भी माना जाता है, इनमें दुश्मनी थी। ठीक है, अयोग्य शासक था, इसके शासनकाल को षड्यंत्र काल कहते हैं, क्योंकि इसने शासनकाल में 2 षड्यंत्रकारी कृपाराम दोबारा विजयराम नेगी थे, और इसका फौजदार था घमंड सिंह मियां ने इसकी हत्या कर दी, और अजब राम की सहायता से। ठीक है, 1685 में जोशियानी कांड में लड़ाई छोटी थी, प्रद्युमन चंद और जयकृत शाह के बीच लड़ाई हुई। सिख आक्रमण से बचने को राखी कर से लगाया, 4,000 परिया देना स्वीकार किया इसने कहा मैं ठीक है, सिख आक्रमण मेरे पे मत करो, हर साल में 4,000 रुपये दूंगा। ठीक है, ये भी आ सकता है, राखी का लगाने वाला लेने वाला देने वाला कौन था, जयकृत शाह। पंडित हरिकृष्ण रतोई, ठीक है, 1685 में हरिद्वार के रघुनाथ घाट में इसकी मृत्यु हुई, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसके जयकृत शाह में। 1685 के हरिद्वार में रघुनाथ घाट में मृत्यु हुई। मोलाराम को इसने 60 गांव दान दिए, 5 रुपये पर डे की वेतन दिया। जयकृत शाह को धनीराम ने धोखा दे दिया, जो इसका विश्वास पात्र एक था, धनीराम, उसने धोखा दे दिया। जयकृत शाह ने प्रद्युमन चंद को गद्दी से हटाने के लिए मोहनचंद की सहायता कर दी। ठीक है, तत्पश्चात प्रद्युमन चंद ने देवलगढ़ को लूटा और श्रीनगर पर 3 साल तक शासन किया। कुमाऊं के राजा प्रद्युमन चंद ने इसने मौलाराम को मंत्रणा के लिए बुलाया और सिरमौर में जगत प्रकाश से सहायता मांगी, क्योंकि सिख के अत्याचार बहुत बढ़ रहे थे। और राजा अगला बनेगा प्रद्युमन शाह, ठीक है, जो प्रद्युमन चंद भी है, कुमाऊं गढ़वाल में राज करने वाला एकमात्र राजा। ठीक है, गुलाम कामिर ने आक्रमण गुरुद्वारों को नष्ट कर गौ हत्या की। इसी काल को रक्त रंजिश की क्रांति, प्रद्युमन शाह के समय को कहते हैं रक्त रंजिश की क्रांति। पराक्रम शाह ने रमा खंडूरी प्लस धरनी खंडूरी, प्रद्युमन के वफादार मंत्री थे, को मरवा दिया। पराक्रम शाह ने किनको मरवा दिया, रमा खंडूरी और धरनी खंडूरी, तो प्रद्युमन शाह के जो वफादार मंत्री थे उनको मरवा दिया था। मौलाराम की मणिका भी छीन दी। प्रद्युमन शाह के 2 बेटे थे, सुदर्शन शाह और पराक्रम, इनके बताओ बेटों के बीच में फूट डाल दिया उसने। प्रद्युमन शाह के समय 795 में अकाल पड़ गया। ठीक है, किसके समय अकाल पड़ा, इसी के समय में हुआ। ठीक है, 91 बावनी नाम से भी इसको जाना जाता है। उसके बाद क्या हुआ देखो, ठीक है, इतना समझ में आया। देखो, रघुनाथ टेम्पल अ डिवाइन डेस्टिनेशन इन ऋषिकेश, तो बेसिकली अंतिम राजा प्रद्युमन शाही को माना जाता है। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आगे टॉप वीडियो में इस टॉपिक का बताऊंगा आपको, अगर कुछ मुझे लगे इसके अलावा भी बताना चाहिए। ठीक है, यहाँ से गोरखा आएंगे,
अंग्रेज आएंगे। उसके बाद क्या हुआ, प्रद्युमन के विजय, सुदर्शन शाह, पराक्रम शाह की मृत्यु को अकाल पड़ गया। उसका धीरे धीरे वंश खत्म होते जाएगा क्योंकि गोरखाओं का आक्रमण आ जाएगा। ठीक है, अब गोरखाओं का आक्रमण बताऊंगा। गोरखाओं के आक्रमण के समय मूल रूप से नेपाल के लड़ाकू माने जाते हैं। ठीक है, अब गोरखा और इधर प्रद्युमन शाह है, उधर गोरखा है, क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ। ठीक है, तो गोरखाओं का शासन वगैरह बताएंगे। उसके बाद उत्तराखंड में अंग्रेजी शासन आएगा। तो बने रहना। कोई आपको लगे कि इम्प्रूवमेंट चाहिए, कोई सजेशन है, प्लीज बताना। मैं बहुत मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ, तो आपको भी हेल्प करनी है, हर एक टॉपिक आपका कवर किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।